क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग टैक्स के बारे में जानेंगे, उसके मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स क्या होता है। पहले हम टैक्स के बारे में बात करें कि टैक्स आखिर है क्या। देखिए, हर जगह की गवर्नमेंट को कुछ काम करने होते हैं जो कि सारे सिटीजन्स के लिए होते हैं, पूरी पब्लिक के लिए होते हैं। जैसे गवर्नमेंट पार्क बनाती है, गवर्नमेंट जब पार्क बनाती है तो वो नॉन राइवलरी या नॉन एक्सक्लूडेबल कहलाते हैं। नॉन राइवलरी या नॉन एक्सक्लूडेबल का ये मतलब होता है कि आप किसी को उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं, आपने टैक्स नहीं दिया है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब एक पार्क बना हुआ है, वो तो कोई भी जाएगा उसके अंदर, कोई आई कार्ड दिखा के थोड़ी जाता है उसके अंदर। रोड है, रोड पे कोई भी चलेगा। ब्रिज है, ब्रिज पे कोई भी चलेगा। पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उस पर कोई भी चलेगा। ठीक है, कोई भी जाके उसमें अपना डॉक्टर को दिखा सकता है। अब गवर्नमेंट को ये सारे काम करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, और वो पैसा कहां से आएगा? उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है। यही टैक्स है, यानी गवर्नमेंट को जो अपने एक्सपेंडिचर करने होते हैं पूरी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो टैक्स पेयर हो या वो टैक्स पेयर ना हो, फैसिलिटी सबको दी जाती है। और इसके लिए जो पैसा कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से, जो लोग जिनकी इनकम है, इनकम वालों से किया जाता है, उसको फिर हम टैक्स कहते हैं। वही टैक्स होता है। और टैक्स ऑलमोस्ट अगर आप पीछे चले जाइए तो हर एरा में रहा है। टैक्स हमेशा गवर्नमेंट किसी न किसी फॉर्म में लेती रही है। वारफेयर हुआ करता था, जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें जो माल मिलता था उसको ले आते थे, वो टैक्स होता था। हर जगह अलग अलग सिस्टम रहा है, लेकिन टैक्स हर टाइम में, हर एरा में लिया गया है जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर टैक्स को आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे इसको? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल फॉर मेंटेनेंस एंड डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए, या हम जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कंट्री की सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, जो हम पेमेंट करते हैं, हम उसको टैक्स कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। और अगर हम इसको और सिंपलर फॉर्म में डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्जेस। आप उसको कह लीजिए, टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्जेस और अदर लेवी, जिस भी तरीके के वो बर्डन पब्लिक पे डालती है, इम्पोज ऑन एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी को लीगल एंटिटी दी है, आपको देना है, या किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो गवर्नमेंट एक चार्ज लगाती है कि आपको इतना कमाना है, इतना देना है, आपको इतना खर्च करना है तो इतना देना है। सेल टैक्स जो होता है, हम कमोडिटी टैक्स देते हैं, वो हमारी परचेज के ऊपर होता है, और जो हम इनकम पर होता है हमारी, वो इनकम टैक्स कहलाता है। तो गवर्नमेंट बाकायदा लेवी करती है, इंपोज करती है कि आपको ये देना है, और वो जरूरी है, मतलब वो एक मैंडेटरी है, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, या आप उसको दूसरे शब्दों में ये भी कहिए कि टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, या लेवी कह लीजिए आप, ऑन दी पर्संस और कंपनी। सिर्फ पर्सन पर नहीं होता, कंपनीज पर भी होता है ये, टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्फरिंग कॉमन बेनिफिट्स अपॉन द पीपल ऑफ ए कंट्री। जो कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, कॉमन बेनिफिट का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कि ऐसा नहीं है कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट जो है सिर्फ टैक्स पेयर को देती है। एक पार्क बनाएगी, रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, जो टैक्स दे रहे हैं उनको भी, वो भी उसको यूज कर सकते हैं, जो नहीं दे रहे वो भी। तो ये कॉमन पब्लिक के लिए होता है। तो गवर्नमेंट एक कंपलसरी पेमेंट लगाती है पब्लिक के ऊपर कि आपको ये पेमेंट हमें देना है, इससे हम पूरी पब्लिक, पूरी सिटीजन्स को फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ सिटीजन्स हैं जिन्होंने कभी पेपर वगैरह लिखे हैं, वो इस सिस्टम से डिसएग्री भी होते हैं, कहते हैं टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्लियर कुछ टाइम में ऐसा भी था कि गवर्नमेंट की अपने मींस ऑफ रेवेन्यू हुआ करते थे, चाहे वो बिजनेस करें या अपने, जैसे कुछ कंट्रीज में पेट्रोल निकल रहा है, यहां सऊदी अरब में निकलता है, तो अपना एक है। लेकिन जिन कंट्रीज में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो वहां तो जाहिर टैक्स लेना होगा। लेकिन कुछ लोग इसको अपोज करते थे कि नहीं, ये सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट को अपना एक सिस्टम खुद चलाना चाहिए, इसलिए वो इस सिस्टम को डिसएग्री किया करते थे। हर कंट्री में हर टाइम में ये टैक्स रहा है। जो प्राइमरी रेवेन्यू है, जो हमारा प्राइमरी सिस्टम है टैक्स को कलेक्ट करने का, वो बेसिकली हमारे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। यानी हम जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं उसका सबसे पहला काम गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ताकि गवर्नमेंट उससे अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। और उसके अलावा कुछ और भी पर्पस होते हैं
टैक्स के, यानी कभी मनी सप्लाई को घटाना होता है तो टैक्स बढ़ा देती है। रेवेन्यू तो है, लेकिन कभी इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है तो वहां भी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती, तो एक फिस्कल टूल भी बन जाता है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन टैक्सेस को हम फी से डिफर करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कुछ चीजों की हम लोग फी भी देते हैं। जो हम फीस देते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए देते हैं, ठीक है, और वो रिटर्नेबल है। हमने सर्विस नहीं हुई तो वो फी वापस हो जाएगी। कुछ जगह होती है, कुछ नहीं होती, वो एक अलग मैटर है जो सिस्टम है। लेकिन टैक्स जो है ये कंपलसरी पेमेंट है और ये पेमेंट आपको करना ही करना है। नहीं करेंगे तो आपने रूल को तोड़ा है, आपको लॉ के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और फीस का मामला क्या है, मैंने कोई काम किया, मुझे गवर्नमेंट में एक काम कराना था, मैंने फीस जमा की उसकी और अपना वो काम करा लिया, हालांकि मैंने गवर्नमेंट ही को दी वो भी फी किसी काम के लिए, कोई मुझे पेपर निकलवाना है, लेकिन वो मैंने पर्टिकुलर सर्विस की दी है, वो मैंने जर्नल नहीं दी। मतलब मैंने इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बस मैं दे रहा हूं मेरा काम हो ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप फी को इससे डिफर करिए। जो गवर्नमेंट फीस होती हैं वो टैक्स नहीं होते, टैक्स वापस नहीं मिलते हैं, ये अनरिटर्न होते हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हम अगर टैक्स दे रहे हैं, मैं एक ऐसी जनरल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं टैक्स देता हूं, तो मैं गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकता कि मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरे लिए ये काम कीजिए। साहब मैं टैक्स पेयर हूं और मुझे कलर टीवी ला के दीजिए, अब गवर्नमेंट को देना चाहिए, मैं तो टैक्स पे कर रहा हूं, है मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो मैं किसी काम के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगा, वो अपना आदमी भेजे और मेरे पास पेपर भेजें। ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स देने का कतई ये मतलब नहीं होता कि सारा काम वो टैक्स आप ही के ऊपर पे किया जाएगा। या ये भी बात है कि गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकती कि साहब आपने कभी आप टैक्स पेयर हैं और कोई सर्विसेज हैं वो आपको ना मिले ना। जाहिर है वो सर्विसेज आपको भी मिलेंगी, उसमें कुछ अलग है सर्विसेज, अभी बताता हूं आपको। क्योंकि गवर्नमेंट सारा का सारा जो अपना एक्सपेंसेस करती है वो जर्नल टर्म्स में करती है, जर्नल पब्लिक के लिए करती है, वो ऐसा नहीं करती कि एक को बेनिफिट हो, उसका एक कॉमन बेनिफिट होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए रिटायरमेंट अलाउंस होता है, तो रिटायरमेंट अलाउंस क्योंकि आप कटवाते हैं पैसा, उससे आपको रिटायरमेंट अलाउंस मिल जाता है। मेडिकल पेमेंट्स होते हैं, तो कहीं कहीं गवर्नमेंट सिस्टम है कि आपकी सैलरी में से एक मेडिकल का एक अमाउंट कटता है टैक्स की फॉर्म में, लेकिन उससे आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। कुछ चीजें हैं ऐसी, कुछ हेड्स हैं जिसमें कि आपको वो सर्विसेज मिल जाती हैं जिस सर्विसेज की वजह से आपको पेमेंट किया जा रहा है। आपने कार ली, कार का आपने रोड टैक्स जमा किया, आप उसको चलाइए रोड पर अपनी गाड़ी को। जिसके पास कार नहीं है, उसने रोड टैक्स नहीं दिया, वो नहीं चलाएगा, उस पर गाड़ी नहीं, वो कैसे चलाएगा, ठीक है। तो यहां कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर के जो टैक्स पेयर है उसको उसी की सर्विस दी जाती है, लेकिन जर्नली ये जो होता है वो कॉमन होता है। अच्छा, क्योंकि कुछ जगह ये सर्विसेज उन्हीं टैक्स पेयर को दी जाती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, इसलिए यूएस के अंदर टैक्स को एक कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ये इसको सिर्फ टैक्स नहीं कहते, उसको कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं कि ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है जिससे कि हम सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। ये टैक्स है, आपकी समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम पर्पस की बात करें तो देखिए डिटेल में जाना तो उसके पर्पस बहुत है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली उसको कैटेगराइज कर लें पर्पस को, तो पर्पस ऑफ टैक्स, टैक्सेशन आप कह लीजिए उसको, तो उसमें कहा जाता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स सही तरीके से एलोकेट होगी, टैक्स भी खूब मिलेगा और कंट्री डेवलप भी करेगी खूब, ठीक है। दूसरा होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों से कम टैक्स होता है या नहीं होता, अमीरों पर टैक्स होता है और फैसिलिटी गरीबों को भी मिलती है, तो अमीरों से पैसा लेके गरीबों की तरफ करना, एक ये रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि इनइक्वालिटी कम हो जाए। एक होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भी इसकी एक वजह होती है।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें आपने देखा होगा फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उसको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो टैक्स को घटा देती है, और जब मनी सप्लाई को घटानी होती है तो टैक्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट लोगों से ज्यादा टैक्स लेती है, पैसा कम रह जाता है उनके पास, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर अगर हमें स्टेबिलिटी लानी है तो वो भी एक पर्पस होता है टैक्सेशन का। और जाहिर बात है रिड्यूस पॉल्यूशन, ये तो एक अलग एक चीज हो गई, रिड्यूस पॉल्यूशन। हम टैक्स को यूज करते हैं इस काम के लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को सही रखें। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर है, उसके पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, हम जो कॉमनली क्लासिफाइड करते हैं टैक्स को, वो हम दो चीजों पर करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो वर्ड है ये अपने आप आपको बता रहे हैं कौन सा टैक्स होगा, ये कौन सा टैक्स है और ये कौन सा टैक्स है। यानी वो टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट ले लेती है वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है वो आपको आपकी जहां आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहां से आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी का एक पोर्शन आपको एज ए टैक्स देना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, क्योंकि तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको ये पैसा मिला इतना हमें दे दो, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमें देना तो होता है लेकिन हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देना होता, दूसरी तरफ से देना होगा। जैसे सेल टैक्स होता है, सेल्स टैक्स। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक सोप लीजिए, साबुन लीजिए, उसके देखिए उस पर लिखा होगा प्राइस इतना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी आप टैक्स दे रहे हैं उस पर भी, और वो टैक्स पेमेंट कौन करेगा, वो कंपनी जिसने बनाया है। हम रिटेलर को देंगे, रिटेलर सप्लायर को देगा, सप्लायर कंपनी को देगा, कंपनी टैक्स जमा कर देगी। तो क्योंकि ये टैक्स हम डायरेक्ट जमा नहीं कर रहे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सारे वो टैक्स जो हमें पे तो करने होते हैं लेकिन हम उनको जमा नहीं करते, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा नहीं करते, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वो टैक्सेस जो हमें डायरेक्ट हमारी सैलरी से कटें या हमें जाके पेमेंट करना हो, वो सारे काइंड्स ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग डिसएग्री करते हैं इन दोनों टैक्सेस के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन है, जिस वजह से वो डिसएग्री करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को हम किस में लगाएं, डायरेक्ट में लगाएं या इनडायरेक्ट में लगाएं। इसी तरीके से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को डायरेक्ट में लगाएं या इनडायरेक्ट में लगाएं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ लोग एक अलग एक थ्योरी है जो इस पर चल रही है, डिस्कशन है एक अलग वो। अच्छा, जहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है तो इस बात को और याद रखिए कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं किया सकता। इनकम टैक्स आपकी इनकम पर है, कोई और उसे नहीं दे सकता, या आप किसी दूसरे तरीके से उसको पे नहीं कर सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर है। वो अलग एक थ्योरी है कि प्रोड्यूसर देखेगा कि उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखता है कितनी है, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो वो अपने ऊपर बर्डन ज्यादा लेता है, इलास्टिसिटी और किसी प्रोडक्ट की कम है तो बर्डन उधर ज्यादा कर देता है। तो वहां पर यानी सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो शिफ्ट किया जा सकता है, यानी जो सेलर है वो बायर पर भी कर सकता है, अपने ऊपर भी रख सकता है। ठीक है, इस तरीके से समझता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स किसी भी हाल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अब इनको एक एक करके थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। पहले देखते हैं डायरेक्ट टैक्स को, उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर लगाया जाता है, सैलरीज पर, उनकी इनकम पर। सैलरी से मेरा मतलब उनकी इनकम है, इनकम पर, चाहे वो बिजनेस करके कमाए या वो जॉब करके कमाए। और इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्योंकि पर्सन पर लगाया जाता है तो इसलिए इस पर को टैक्स पेयर की एबिलिटी को भी देखा जाता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है, कितने पर वो दे। स्लैब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि साहब एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, एक आदमी 5,000 कमा रहा है, सारे के सारे 2,000 देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें
देखा जाता है कितनी एबिलिटी है उसकी, और इसको जो मेजर किया जाता है वो उसकी टैक्स पेयर की इनकम पर, कंजम्पशन पर, या आप कह लीजिए उसकी नेट वेल्थ कितनी है उसके ऊपर किया जाता है, और ये एडजस्टेबल होता है। एडजस्ट काय पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फैमिली स्टेटस है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने पढ़ रहे हैं, फीस कितनी जाती है, कोई फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है, कोई लोन तो पे नहीं कर रहे हैं, बीमारी है कि उसमें पेमेंट किया गया है, मेडिकल को, हॉस्पिटल को किसी बीमारी की वजह से पेमेंट किया गया है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं और अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया जाता है। दूसरी चीज, ये टैक्स जो होता है ये ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जो के रेट इनकम के साथ बढ़ते जाते हैं। इसके जो रेट है वो, जैसे एक आदमी की इनकम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं बता रहा हूं आपको, एक आदमी की इनकम 100 है, उस पर दिया गया कि आप जो है वो 5% टैक्स देंगे, ठीक है। अब किसी आदमी की इनकम 150 है तो उससे कह दिया कि आप 6% टैक्स देंगे। किसी आदमी की इनकम 200 है, उससे कह दिया आप 7% और 7.5% टैक्स देंगे। यानी ये ग्रेजुएट करता है ऊपर, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी उसी तरीके से जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेजुएटेड टैक्स। और ये नेट वर्थ पर होता है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो आपने सेव किया है या आप सिक्योरिटी वगैरह ले रहे हैं उन सब पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखा जाता है कि आपकी असेट्स क्या है, उन असेट्स में से जो आपकी लायबिलिटी है वो निकाल दी जाती है। यानी आपके असेट सपोज कर लीजिए 100 है, लेकिन उसमें 25 लायबिलिटी है आपकी, तो जो टैक्स लगेगा वो 75 पर लगेगा, पूरे 100 पर नहीं लगेगा। यानी जो आपको मिला उसमें से, कहने का तात्पर्य है कि जो आपने खर्च किया, जो आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लेती है। जो आप किसी फॉर्म में सेव कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, उस पर टैक्स नहीं लगा। अब ये बात अलग है कि आप सेव करने के लिए घर में आपने कैश रख लिया तो जाहिर उसमें तो टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को तो नहीं पता कि आप सेव कर रहे हैं। इसलिए जो आप गवर्नमेंट के साथ आपने बैंक पर रखा, बैंक में उसमें सेविंग अकाउंट में नहीं, आपने मान लीजिए सिक्योरिटीज खरीद ली गवर्नमेंट की, एफडी करा ली, तो वो टैक्स से पैसा बच जाता है। इसी तरीके, यही वजह है कि इसको, क्योंकि ये कंजम्पशन और इन सब चीजों को देखते हुए लगता है, तो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर टैक्स या स्पेंडेड टैक्स भी कहते हैं। और सारी वो इनकम जो सेव नहीं होती किसी भी फॉर्म में, बची हुई सारी इनकम पर टैक्स लगता है। और अब मॉडर्न टाइम में ये एक फ्लैट टैक्स के नाम से भी आ गया है, फ्लैट टैक्स, एक टैक्स सारी चीजों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, थोड़ा सा आइडिया इसका भी लें। इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन या ट्रांजैक्शन पे लेवी किया जाता है। वो टैक्स जो प्रोडक्शन पर लगाया जाए या कंजम्पशन पर लगाया जाए या आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर लगाया जाए। आप गए, पैसे दिए, चीज खरीद ली, तो आपने टैक्स पे किया वहां पर, ठीक है। हमने कोई चीज प्रोड्यूस की तो हमने उसका प्रोडक्शन का टैक्स दिया, प्रोडक्शन होगा। हम कोई चीज खरीद के जाकर खा रहे हैं तो हम उसका टैक्स देकर आ रहे हैं। आप उसको प्रोडक्शन का टैक्स कह लीजिए, कंजम्पशन का टैक्स कह लीजिए या ट्रांजैक्शन का टैक्स कह लीजिए, देना आपको ही होता है। इन सारे टैक्सेस को, क्योंकि हम डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं। हम तो सामान खरीद रहे हैं लेकिन हम पे कर रहे हैं, इसलिए इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैक्स भी आ जाते हैं। जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हम तो प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, अब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा इंपोर्टेड, तो हम तो सिर्फ उसका प्राइस दे रहे हैं ना, उसमें कितना टैक्स है वो जानता है, वो पे कर देगा। हम डायरेक्ट पे नहीं कर रहे। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट होती है, बाकी ज्यादातर जितने टैक्सेस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि वो किसी के थ्रू जाती है। जैसे उसमें एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे जनरल एंड सेलेक्टिव सेल टैक्स होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। या वैट हम लोग पढ़ते हैं,
वैल्यू एडेड टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, या टैक्सेस ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी जगह किसी भी स्टेज पर जो टैक्स लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो थोड़ी देगा, वो तो उसको शिफ्ट कर देगा कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर देगा उसको, ठीक है। या टैक्स ऑन लीगल ट्रांजैक्शंस है, जितनी लीगल ट्रांजैक्शंस होती है वो आप करेंगे तो उसमें आपको टैक्स देना होगा, वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और जाहिर है कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह तो होती ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इस इनडायरेक्ट टैक्स को अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। उसको अगर इसके जो इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ किस तरीके से गवर्नमेंट डिजाइन करी, कैसे लेना है उसको, किस तरह का सिस्टम बनाना है उसका, उसके अंदर दो है, स्पेसिफिक टैक्स होता है और एक एड वैलोरम। तो ये दो कैटेगरीज और आ गई हैं टैक्स की, दो क्लासिफिकेशन और आ गए। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम टैक्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर लगाते हैं, जैसे आपने एक चीज खरीदी तो आपने उसका 2 दिया टैक्स, 2 खरीदी 4 दिया, 4 खरीदी 4 दिया, यानी 2 इसका 4 देंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 8 दिया। पर यूनिट, एक यूनिट पर जितना टैक्स है, आपने कोई यूनिट, आप मान लीजिए टैक्स आपका 2 है सपोज कर लीजिए, और आपने कोई चीज 100 खरीदी है, ठीक है, तो 200 आप उस पर टैक्स दे देंगे। सिर्फ पर यूनिट पर जो लगाया जाएगा, 1 खरीदोगे तो 1 पर देना होगा, 2 खरीदोगे 2 पर देना होगा, 3 खरीदोगे 3 पर देना होगा, यूनिट पे लगता है। अब वो यूनिट आपने कितने की खरीदी है इससे कोई मतलब नहीं है। टेलीविजन सेट खरीदे आपने किसी कंट्री से, मान लीजिए आपने इंपोर्ट कराए, और गवर्नमेंट ने कहा कि एक टीवी सेट पर, टेलीविजन सेट पर हम 1000 रुपया लेंगे, ठीक है। तो आपने एक टीवी खरीदा तो 1000 रुपया दिया, 2 टीवी खरीदे 2000 रुपया दिया, 10 टीवी खरीदे 10,000 रुपया दिया। गवर्नमेंट आपसे यह नहीं पूछेगी कि ये टीवी कितने के आए हैं, पर टीवी प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, नहीं, पर यूनिट होगा। तो ये तो स्पेसिफिक टैक्स हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एड वैलोरम टैक्स जो है वो वैल्यू पर होता है, ये नंबर से नहीं होता। गवर्नमेंट को मतलब नहीं है कि आपने कितना पैसे, कितने नंबर खरीदे, टोटल जो सामान आपने खरीदा है वो कितने का है वो बताइए हमें, हम उस पर लगाएंगे टैक्स। यानी जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर वो लगता है। लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, सेल टैक्स जैसे होता है इंडिया के अंदर। आप जनरली देखिए जो सेल टैक्स है इंडिया के अंदर 10% है, जनरली आप देखिए ऊपर नीचे हो जाता है। अब गवर्नमेंट को मतलब नहीं है इससे, टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है इससे कि आपने क्या लिया कितना लिया। आप तो ये बताइए कि जो टोटल आपने खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है। उन्हें पता है साहब 100 रुपीज उसकी वैल्यू है टोटल जो हमने खरीदा है, बट ठीक है उसका 10% आप दे दीजिए, 10% आप दे दीजिए, कितना भी हो, कुछ भी हो इसके अंदर, कितना नंबर हो, क्या हो, कितना हो। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टैक्सेस के रेट अलग हैं कि इस पर इतना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना है, फूड पर इतना है, उस पर इतना है। लेकिन एक प्रोडक्ट आपने जितना भी लिया हो नंबर में, उससे मतलब नहीं है। यहां मतलब है तो किससे है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से, टोटल वैल्यू कितनी बनती है, ठीक है। एक और टैक्स का क्लासिफिकेशन होता है, टैक्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर सिस्टम क्या हो जाता है, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। तो जो इनइक्वालिटी होती है उसको कम करना होता है, इनइक्वालिटी को कम करना होता है, इक्वलिटी बढ़ानी होती है। उसके लिए भी ये टैक्स सिस्टम काम करते हैं। और उसके लिए जो सिस्टम है ये अलग अलग है कि कौन सा बढ़ाने वाला है, इनइक्वालिटी के डिफरेंस को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा रहा है, और कौन सा
घटा रहा है, और कौन सा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके लिए तीन क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। एक आ जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स, एक आ जाता है प्रोपोर्शनल, एक दूसरा होता है प्रोग्रेसिव, और तीसरा होता है रिग्रेसिव। देखिए सिंपल है, प्रोपोर्शनल वाले में तो सिस्टम यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ये सारे टैक्स पेयर्स को देना होता है, और एक रिलेटिव बर्डन रहता है। आपकी इनकम जितने परसेंट बढ़ी उतने परसेंट टैक्स बढ़ गया। आपकी इनकम 5% बढ़ी, 5% टैक्स बढ़ गया। आपकी इनकम 3% घट गई, टैक्स भी 3% घट गया। ये प्रोपोर्शनल रहता है आपकी इनकम पर, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है, यह होता है जहां पर आपकी जो प्रोपोर्शनल इनकम है उससे रेट ज्यादा होगा, यानी प्रोपोर्शनली जो इनकम है उससे टैक्स का रेट ज्यादा होगा। जैसे आपकी इनकम 5% बढ़ी, टैक्स 5.5% बढ़े। आपकी इनकम 10% बढ़ी, टैक्स 12% बढ़ेगा। समझ रहे हैं? यह होता है प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ते चले जाएंगे। और रिग्रेसिव इसका जस्ट अपोजिट होता है। रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनली टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। आपकी इनकम 100 है, टैक्स रेट 10 है। आपकी इनकम 200 हो गई, टैक्स रेट घटकर 7 हो गया, और जो भी एग्जांपल है। यानी जिस रेट से आपका इनकम बढ़ रही होगी उससे कम जो टैक्स आपका बढ़ रहा होगा उसका रेट उससे कम होगा। इनकम बढ़ी आपकी 5%, उस वक्त टैक्स बढ़ेगा सिर्फ 4%, 2%, और बढ़ेगी तो और कम होगा, और बढ़ेगी और कम होगा। तो इस तरीके से ये रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। अब आप इसमें अगर गौर करिए, अगर हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की बात करें हैं, तो जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है ये इक्वलिटी को बढ़ाता है, यानी इनइक्वलिटी को बढ़ाता है, घटाता है। ये इनइक्वलिटी को घटाता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़े टैक्स बढ़ाई, यानी अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, मिडिल क्लास से कम, और गरीबों से बहुत कम। या गरीबों से तो जाहिर जब वो स्लैब में नहीं आके तो उनसे इनकम ली नहीं जाएगी, टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। तो ये जो है, जो प्रोग्रेसिव होता है, ये इनइक्वलिटी को कम करता है, क्योंकि अमीरों से ज्यादा लेता है और गरीबों से कम लेता है। लेकिन अगर आप रिग्रेसिव को देखें तो ये इनइक्वलिटी को बढ़ाता है। ये कह रहा है गरीबों कम इनकम वालों से ज्यादा लो और ज्यादा इनकम वालों से कम लो। तो ये अब गवर्नमेंट अलग अलग है, कौन सी जगह कौन सी गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम को अप्लाई करती है, ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है सब पूरा टैक्स का चैप्टर आपकी समझ में आया होगा टैक्स के बारे में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।